तो आप सभी का स्वागत है गोपाल एकेडमी में। बच्चों मैंने नेम रिएक्शन को एक साथ एक जगह पर समझाने की कोशिश किया है। आपको सभी नेम रिएक्शन 12th में जितने होते हैं ए से लेके जेड तक उन सभी को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर हमेशा इसको जरूर पूछता है और नॉलेज के अगर देखा जाए नॉलेज के बेस पर तो हमें ये जरूर आना चाहिए। वो है बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन जिसे हम लोग हिंदी में एल्डोल संघनन भी कहते हैं बच्चों, एल्डोल संघनन। तो इसके बारे में हम लोग को समझना है कि ये एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, ये कौन से फंक्शनल ग्रुप पर कार्य करता है, ये हमें देखना है बच्चों। तो बच्चों सभी को बेसिकली पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन पर, मतलब कार्बोनिल ग्रुप पर ये फॉलो होता है, कार्बोनिल। अब इस एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, ये रिएक्शन कैसे होते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ये हम लोग देखेंगे। तो देखो बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन में बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन तभी पॉसिबल है जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अल्फा हाइड्रोजन, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। अल्फा हाइड्रोजन ये मेन है बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। अगर किसी एल्डिहाइड में या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है बच्चों, इसमें हम लोग डाइल्यूट बेस लेंगे, कोई भी डाइल्यूट बेस ले सकते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। और इसमें हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेना है, एल्डिहाइड या कीटोन। ये एल्डिहाइड के भी दोनों मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 3 कंडीशन हो सकता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। सेकेंड कंडीशन हो सकता है बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन, कीटोन। और थर्ड कंडीशन ऐसा हो सकता है बच्चों कि 1 मॉलिक्यूल्स हमने ले लिया एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का, और दूसरा जो अनदर मॉलिक्यूल्स लिया बच्चों, अनदर मॉलिक्यूल्स वो ले लिया हम लोगों ने कीटोन का। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बच्चों कंडीशन ये है कि अगर आपने 2 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड लिया है तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है बच्चों। और ये जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है बच्चों वो एल्डिहाइड के लिए ज्यादा फेवरेबल होता है कंपेयर टू कीटोन। अब इसमें होता क्या है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड जो होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है और कीटोन जो होता है बच्चों वो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनाते हैं। अब इसको हम आगे देखेंगे बच्चों। अब इसका नाम एल्डोल क्यों पड़ा, तो बच्चों एल्डोल जो नाम है ये खुद रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर 2 सब्सटेंस बनते हैं, एक तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिल जाता है और एक अल्कोहल मिल जाता है। तो एल्डिहाइड का Al और अल्कोहल में OL, तो ALD एल्डिहाइड का और इसका OL दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो क्या बन जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड का ALD और अल्कोहल का OL, अगर इसको मिक्स कर दे तो बन जाएगा एल्डोल। तो इस तरह इसका नाम पड़ा बच्चों एल्डोल, ये ध्यान रखना। अब इसके हम लोग देखेंगे कुछ बेसिकली इसके कैसे रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं। तो बच्चों मैंने बात किया था हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स का बात किया था। ये 2 मॉलिक्यूल्स सेम एल्डिहाइड के हो सकते हैं, सेम कीटोन के हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड का और एक कीटोन का हो सकता है। हमने 2 मॉलिक्यूल्स क्यों बात किया, तो बच्चों इसलिए बात किया क्योंकि पहले मॉलिक्यूल्स का हमें फंक्शनल ग्रुप देखना है, पहले मॉलिक्यूल्स का फंक्शनल ग्रुप। और जो दूसरा मॉलिक्यूल्स है बच्चों इसका अल्फा कार्बन देखना है और अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बच्चों क्या होता है अल्फा कार्बन, ये बेसिकली आया। अल्फा कार्बन क्या होते हैं, बहुत सुना है हम लोगों ने। तो बच्चों कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड हो, अल्कोहल हो, कीटोन हो, एमाइड हो, हैलो हो, कोई भी हो फंक्शनल ग्रुप, उसके पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। और इस अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होते हैं बच्चों, इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर इनोलेट आयन बनता है। और ये इनोलेट आयन स्टेबल होता है, जिसे आप लोग मैग्नीशियम में देखोगे बच्चों। तो होता क्या है, पहले बच्चों फर्स्ट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके फंक्शनल ग्रुप के कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन पर शिफ्ट होने के कारण बच्चों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब हम देखें तो डेल माइनस इस पर आ जाएगा बच्चों,
और कार्बन पर आ जाएगा डेल प्लस। अब ये हाइड्रोजन जो होता है बच्चों ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है, तो इस पर आ जाएगा डेल प्लस और इस कार्बन पर आ जाएगा बच्चों डेल माइनस। ये कार्बन अटैक करेगा बच्चों ऑक्सीजन पर, और ये जो कार्बो एनायन है इसे हम कार्बो एनायन कहेंगे, कार्बो एनायन। ये अटैक करता है बच्चों कार्बोनिल के कार्बोकैटायन पर, ठीक है बच्चों। और इस तरह ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये जो आप लोगों को दिख रहा है अल्फा कार्बन, ये कार्बोनिल के कार्बन से जुड़ गया और ये पाई बॉन्ड आप लोगों का ब्रेक हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन जाकर जुड़ गया। तो इस तरह बच्चों एल्डोल बन गया। देख लीजिए यहाँ पर है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड और ये है एल्कोहल। तो बच्चों एल्डिहाइड का ले लिया मैंने ALD और एल्कोहल का ले लिया OL, इससे नाम इसका पड़ गया एल्डोल। ऐसे इसका IUPAC नेम क्या होता है? तो ऐसे अगर इसका IUPAC नेम रखने जाए या कॉमन नेम रखने जाए तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, ये कार्बन हमें, ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है इसके पास वाले कार्बन को क्या कहेंगे अल्फा, और इस कार्बन को क्या बोलेंगे बच्चों बीटा। अगर हम इसका नंबरिंग देने चले IUPAC नेम रखते समय तो इस कार्बन को 1, इस कार्बन को 2, इस कार्बन को 3 और इस कार्बन को 4 देंगे। लेकिन हम अल्फा और बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो देखा जा रहा है कि एक फंक्शनल ग्रुप है CHO और एक फंक्शनल ग्रुप है OH, तो हम मेन किसे माने, CHO को माने या OH को माने। तो बच्चों ऐसे कंडीशन में प्रायोरिटी उसे दिया जाता है जो ज्यादा प्रायोरिटी का होता है, और वो कौन है बच्चों, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड हाईली प्रायोरिटी है कंपेयर टू OH, इसलिए एल्डिहाइड को हम सफिक्स मानेंगे और जो OH है उसे हम हाइड्रोक्सी मानेंगे, हाइड्रोक्सी मानेंगे। तो बच्चों बीटा पर हो गया हाइड्रोक्सी, इसीलिए हम इसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। और बच्चों ये 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे बच्चों, ब्यूटेनॉल। अब दिमाग में ये आता होगा कि सर आपने एल्डिहाइड का यहाँ पर नंबरिंग नहीं दिखाया। बच्चों अगर कहीं पर नंबरिंग एल्डिहाइड का नहीं दिखाया जाए तो वो फर्स्ट कार्बन पे ही है, ये ध्यान रखना। और ऐसे भी एल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन पे ही होता है, सभी को मालूम है बच्चों, एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट कार्बन पे ही। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। अब नेक्स्ट बच्चों इसकी मैकेनिज्म्स देख लेते हैं, ये कैसे रिएक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ है इस रिएक्शन में, कितने स्टेप में ये रिएक्शन हुआ, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। बच्चों अगर हम देखें इसका रिएक्शन की बात करें, मैकेनिज्म्स की बात करें, तो इसमें आप लोगों को जनरली 3 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप जो होता है बच्चों वो उसमें वाटर बाहर निकलता है और वो कंडेंसेशन नहीं, वो अलग हो जाता है। तो हम लोग 3 ही जानेंगे, चौथा स्टेप भी देखेंगे जरूर। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है बच्चों, स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले इनोलेट आयन बनता है, इनोलेट आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही स्टेप आप लोग का समझो कि इनिशिएटर है, स्टार्टिंग है। अगर ये स्टेप नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन कभी पॉसिबल नहीं। तो इस स्टेप को आपको समझना है। यही स्टेप जो है आपको बताता है कि ये रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने की टाइमिंग बताएगा, उसका स्पीड बताएगा। क्योंकि ये जो स्टेप होता है बच्चों वो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की जो अभिक्रिया की दर को दर्शाता है, यानी रेट को बताता है, वो स्टेप स्लो स्टेप ही होता है बच्चों। तो हम इसमें देखेंगे बच्चों क्या होता है रिएक्शन इसमें। तो इसमें क्या होगा बच्चों, सबसे पहले एक मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का हम एक मॉलिक्यूल्स ले लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। ये हो गया बच्चों अल्फा कार्बन, और इसके पास वाले हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, ये भी है अल्फा हाइड्रोजन और ये भी है अल्फा हाइड्रोजन। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कोई भी रिएक्शन कर सकता है। अब बच्चों आप लोग बात याद होगा, आप लोग को बेस की बात किया था हम लोगों ने, बेस इसमें होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो बेस एक्चुअली करता क्या है, बेस OH आयंस को देता है, तभी तो हम इसे बेस कहते हैं। OH आयंस रिलीज करता है। अब ये OH आयंस क्या करेगा बच्चों, ये OH आयंस इस H से रिएक्शन कर लेगा और इस H से रिएक्शन करके क्या बना देगा बच्चों, H2O वाटर बना देगा। और बाकी जो आप लोग को वाटर बनाएंगे तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाएगा, कार्बन पर चला जाएगा। तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव होने के कारण इसे हम इनोलेट आयन कहते हैं बच्चों। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर बन गया वाटर को रिमूव हो गया वाटर इसमें से, और ये बन गया इनोलेट आयन। क्वेश्चन अब ये उठा कि कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज,
क्या ये स्टेबल हो सकता है? क्या ये स्थायी हो सकता है? जबकि सभी को मालूम है कि स्टेबल कौन होता है? स्टेबल होता है न्यूट्रल एटम। जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल एटम हो या कोई भी स्पीसीज हो, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद कौन होते हैं बच्चों? उसके बाद ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर माइनस चार्ज है, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उस पर प्लस चार्ज है, वो स्टेबल होंगे। जैसे ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो स्टेबल होगा। सोडियम, उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबल होगा। और अनस्टेबल कौन होते हैं बच्चों? जैसे ऑक्सीजन है, इस पर प्लस चार्ज है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और इस पर प्लस चार्ज आ रहा है, अपोजिट चार्ज आ रहा है, तो ये अनस्टेबल होगा। मान लीजिए सपोज बच्चों कोई ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इस तरह देखा जाए बच्चों, कार्बन, कार्बन को तो प्लस चार्ज आना चाहिए, कार्बोकैटायन बनाता है अधिकतर, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये कैसे स्टेबल होगा? तो बच्चों स्टेबल होने के लिए किसी भी कंपाउंड को कम से कम एक या दो से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, जिसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो वो स्टेबल होगा। तो बच्चों ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है कि नहीं, ये कैसे मालूम चलेगा? तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर वही शो कर सकता है जिसमें लोन पेयर और पाई बॉन्ड हो, या लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल हो। ऐसे हो तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर सकता है। बच्चों अगर यहां पर देखा जाए तो लोन पेयर है, यहां पर देखा जाए तो पाई बॉन्ड है। अगर ये लोन पेयर यहां पर आकर पाई बॉन्ड बना दे और ये पाई बॉन्ड यहां पर ब्रेक होकर लोन पेयर बना दे, तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक नया लुईस स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहेंगे। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसके फायदे क्या है? फायदे ये है कि कार्बन के माइनस चार्ज हट जाएगा, कार्बन के माइनस चार्ज हट जाएगा, यानी न्यूट्रल एटम हो गया। न्यूट्रल एटम हाईली स्टेबल होता है। और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो बच्चों लुईस स्ट्रक्चर दिखाने के कारण आप देख सकते हैं कि कार्बन न्यूट्रल हो गया, कार्बन न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बच्चों इस तरह ये इनोलेट आयन स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण इनोलेट आयन स्टेबल होता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब आगे की रिएक्शन देखते हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये स्टेप तो बात हो गया। अब इस इनोलेट आयन का क्या होता है? तो अभी दूसरा मॉलिक्यूल्स बाकी है बच्चों। तो इससे पहले इसका थोड़ा एक आप लोग 3D विजुअलाइजेशन देख लीजिए। 3D विजुअलाइजेशन में क्या देखेंगे बच्चों? सेम टू सेम वही कंसेप्ट। ये है आप लोगों का एक वन मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड का है, जिसे हम लोग इथेनॉल कहते हैं। इथेनॉल लिया है हमने, ये वन मॉलिक्यूल्स है। और ये बच्चों एक OH है, हाइड्रोक्साइड आयन है, जो बेस से रिलीज होता है। OH आयंस बेस से रिलीज होता है। अब ये OH आयंस क्या करता है बेसिकली? आप लोगों ने देखा होगा कि हाइड्रोजन इस पर अटैक करता है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन और ये OH दोनों बाहर निकल रहे हैं और H2O बना रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रॉन चला आएगा कार्बन पर, तो इनोलेट आयन बन जाएगा, जो आप लोगों ने रिएक्शन में देखा। ये विजुअलाइजेशन है बच्चों। आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर बन गया वाटर और यहाँ बन गया इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। और आगे क्या होता है बच्चों, आप लोगों को मालूम है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पर आकर पाई बॉन्ड बनाते हैं, और ये जो पाई बॉन्ड है बच्चों ये टूट जाता है, यहाँ पर आकर लोन पेयर यानी नेगेटिव चार्ज बना देता है, जिसके कारण इसका सेकेंड स्ट्रक्चर बन जाता है। और सेकेंड स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है बच्चों की? कार्बन हो गया न्यूट्रल और ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण ये स्टेबल हो जाता है, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इन दोनों। तो इसको आप लोगों ने रिएक्शन में देख लिया था, ये 3D में आप लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? नेक्स्ट जो स्टेप है बच्चों वो है कि इनोलेट आयन कैसे रिएक्शन करता है एक और मॉलिक्यूल से, एल्डिहाइड का, उससे कैसे करता है सेकेंड मॉलिक्यूल से। तो देखो बच्चों इनोलेट जो होता है वो रिएक्शन करता है सेकेंड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से, और सेकेंड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके एल्डोल आयन बनाता है बच्चों। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपके सामने दिख रहा है, ये है सेकेंड इथेनॉल है, एल्डिहाइड है, और ये है इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। अब क्या होगा बच्चों, ये इनोलेट आयन इस इथेनॉल पर अटैक करेगा। कैसे? तो ये मालूम है बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल। एल्डिहाइड और कीटोन में ये सेम पाया जाता है, इसे हम लोग कार्बोनिल कहते हैं। कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में पाया जाता है।
और इस पर होता है बच्चों निगेटिव चार्ज और इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट कर लेता है। पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट करने के कारण निगेटिव चार्ज आता है बच्चों। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा बच्चों, पाई बॉन्ड जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये है निगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन कहां पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर करेगा कि कार्बोकैटायन पर करेगा? ये निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पर ही अटैक करेगा, यानी ये इनोलेट आयन कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा और इससे जुड़ जाएगा बच्चों। जुड़ने के बाद यहां पर बन जाएगा बच्चों एल्डोल आयन बन जाएगा, एक आयन बन गया एल्डोल आयन। क्योंकि बच्चों ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहां पर देख सकते हैं, और ये CH2 है, ये CHO है, और ये बच्चों पाई बॉन्ड टूटने पर यहाँ पर ऑक्सीजन और ये नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। साथ में लोन पेयर भी आएंगे, आप जानते ही ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हो गए। अब क्या होगा बच्चों, अब यहां से होगा बच्चों थर्ड स्टेप। तो इस सेकेंड स्टेप का एक बार 3D विजुअलाइजेशन देख लीजिए। 3D विजुअलाइजेशन क्या होगा इसका, तो देख सकते हैं बच्चों कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता होगा कि ये है एल्डिहाइड और ये है इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, और ये है इथेनॉल, एक दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स जो हम लोग देखे थे। अब इसमें होता क्या है बच्चों, ये अटैक करता है इस कार्बन पर और ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, यही होता है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। इसके अटैक करने से, उसके टूटने से क्या बनता है, तो ये बन जाता है बच्चों आयंस, जिसे हम एल्डोल आयंस कह सकते हैं। अब ये एल्डोल आयन एल्डोल बनाएगा, कैसे बनाएगा एल्डोल, तो ये रिएक्शन करेगा बच्चों वाटर से, वो देखेंगे हम स्टेप नंबर 3 में। जो एनायन होता है बच्चों, ये क्या करता है, वाटर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोटॉन मतलब H+। अब ये वाटर कैसे बना था, तो आप लोगों ने देखा था बच्चों फर्स्ट स्टेप में वाटर बना था, याद है आप लोगों को, वही वाटर यहाँ पर काम में आने वाला है बच्चों। तो ये जो वाटर दिख रहा है बच्चों, इस वाटर का जो हाइड्रोजन है वो कौन एक्सेप्ट कर लेगा, एनायन एक्सेप्ट कर लेगा, जो अभी आयन बना था वो एक्सेप्ट कर लेगा, और ये वाटर OH में फिर से वापस चेंज हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन बना देगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये है आयंस, ये है वाटर का ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, हाइड्रोजन ये प्लस और ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड माइनस, ये जुड़ जाएगा बच्चों इस ऑक्सीजन से और ये OH बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा बच्चों एल्डोल। ये बन गया बच्चों एल्डोल, नीचे बन गया एल्डोल, ये एल्डोल हो गया और ये बन गया। ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है बच्चों। चौथा स्टेप जो है बच्चों, उसमें क्या होता है, वो एल्डोल का नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमने एसिड ले लिया तो क्या होगा, यानी हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या होगा, अम्लीय जल अपघटन करें तो क्या होगा। अगर हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इस एल्डोल का अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का OH दोनों आपस में रिएक्शन करके H2 बनाते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। ये आप लोग स्टेप नंबर 4 में देख सकते हैं, लेकिन एल्डोल यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसका आप लोग विजुअलाइजेशन देख लीजिए 3D में। ये बच्चों ये था आयंस, ये है आयन, और ये वाटर जो पहले स्टेप में बना था स्टेप नंबर 1 में, ये वाटर इससे रिएक्शन करेगा यानी H+ को दे देगा। ये आयन वाटर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, इस हाइड्रोजन को खींच लेता है, जिसके कारण यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन रह जाता है और ये बन जाता है एल्डोल। ये क्या बन जाता है बच्चों, एल्डोल बन जाता है। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर बन गया एल्डोल और ये बन गया बच्चों हाइड्रोक्साइड। अब इसी एल्डोल में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि ये OH यानी अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का OH, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके H2 ग्रुप में रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। वो नेक्स्ट में देखेंगे बच्चों क्या होता है बच्चों। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब हम एल्डोल कंडेंसेशन को किसी डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराए, मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, जिसे हम लोग अम्लीय जल अपघटन कहते हैं। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, डाइल्यूट एसिड लेना, वाटर के अमाउंट ज्यादा और एसिड थोड़ा सा, डाइल्यूट एसिड। इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो अल्फा और बीटा दोनों आपस में, अल्फा के हाइड्रोजन और बीटा के OH दोनों रिएक्शन करके अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाते हैं, मतलब डबल बॉन्ड वाले। तो बच्चों इस तरह देख सकते हैं यहाँ पर एसिड के प्रेजेंस में ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर वाटर बना देंगे। वाटर ये रिमूव हो जाएगा, ये वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ये वाटर रिमूव हो गया बच्चों, वाटर रिमूव हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है ब्यूट-2-इन-एन। ओके बच्चों, अब थोड़ी सी इसकी विजुअलाइजेशन देख लीजिए कैसे है।
तो मैंने बताया था जब एल्डोल बनता है तो हमने क्या किया, इसमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर लिया, मतलब हमने क्या किया, डाइल्यूट एसिड डाल दिया और इसको हीट कर दिया। डाइल्यूट एसिड डालने के बाद, हीट करने के बाद ये H2O बाहर निकल जाता है, ये H2O बाहर निकल जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है बच्चों। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये H2O बाहर निकल गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूट टू इनर। ओके बच्चों, तो अब कंप्लीट हो गया बच्चों ये एल्डोल कंडेंसेशन। इसका आगे का जो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, और नेम रिएक्शन जितने हैं बच्चों अल्टरनेट आप नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।